क्लास 12th का सबसे छोटा यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। डाले हेडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या हिस्ट्री है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की? ओरस्टेड ने सबसे पहले बताया था कि जब किसी वायर में करंट फ्लो करती है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। जो मैं बोल रहा हूं इसे अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। ओरस्टेड ने सबसे पहले ये बताया कि जब किसी वायर में करंट फ्लो करती है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। फैराडे ने क्या कहा कि जब किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ डेवलप हो जाता है, करंट डेवलप हो जाती है। ईएमएफ डेवलप हुआ, इसके मतलब क्या चीज डेवलप हुई? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड को किसने डेवलप किया? मैग्नेटिक फील्ड ने। और मैग्नेटिक फील्ड को किसने डेवलप किया? करंट ने। करंट को किसने डेवलप किया? इलेक्ट्रिक फील्ड ने। फिर से समझे, जब किसी वायर के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उससे क्या डेवलप होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या डेवलप होती है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से क्या डेवलप हुई? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से क्या डेवलप हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस से क्या डेवलप हुआ? करंट। तो साइंटिस्ट थे मैक्सवेल। मैक्सवेल ने कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है, यानी दोनों एक दूसरे के सोर्स हैं। यहां तक क्लियर हो गई बात? दोनों एक दूसरे के सोर्स हैं। अगर हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो, तो हम एक ऐसी वेव बना सकते हैं जिसे चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होगी और उसका नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैक्सवेल ने थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन किया था। इन्होंने प्रोड्यूस करके नहीं दिखा पाई थी। तो बात समझ में आ गई क्या लिखना है आपको? ओरस्टेड ने सबसे पहले बताया, क्या बताया? कि जब किसी वायर में करंट फ्लो करती है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। फैराडे ने बताया जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसके अंदर करंट डेवलप हो जाती है। करंट से क्या डेवलप हुई? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से क्या डेवलप हुआ? करंट। ठीक। अब कायदे की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड से क्या डेवलप हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या डेवलप हुई? मैग्नेटिक फील्ड। यानी तो मैक्सवेल ने कहा कि दोनों कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे का सोर्स हैं। तो अगर हम कुछ इस तरह का अरेंजमेंट कर सकें जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक में और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज कर होती हुई आगे बढ़े, तो हम एक ऐसी वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसे चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होगी और उसे नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ तक शुरुआत समझ में आ गई? हिस्ट्री इसकी क्या है? मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी लिखने के लिए कुछ इक्वेशंस का यूज किया जिन्हें मैक्सवेल इक्वेशंस कहते हैं। हालांकि इसमें मैक्सवेल की एक भी इक्वेशन नहीं है। नाम है इनका मैक्सवेल इक्वेशंस, लेकिन इसमें मैक्सवेल की कोई इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन सारी वही हैं जो अब तक हम पढ़ चुके हैं। उन्हीं में से कुछ इक्वेशन चूज करी थी इन्होंने अपनी थ्योरी को लिखने के लिए। फिलहाल एक इक्वेशन ऐसी थी जिसमें इन्होंने एक मॉडिफिकेशन किया था, तो वही चीज़ पढ़ानी जरूरी है पहले। तो लिखें
डिस्प्लेसमेंट करंट। इसे जरा समझ लें ध्यान से, बाकी इस पूरे चैप्टर में समझने लायक कुछ नहीं है। हम लिखवाएंगे, तुम लिखोगे, और कुछ नहीं पूरे चैप्टर में। एक मेन चीज जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो लिखो डिस्प्लेसमेंट करंट। मैक्सवेल ने जब स्टडी किया कंडक्शन थ्रू कैपेसिटर, आप भी कर लें स्टडी। ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, ये हमने बैटरी से जोड़ दिया। इसमें करंट फ्लो कर रही है। अब मैक्सवेल ने कहा इस जंक्शन को अगर हम देखें तो करंट आ रही है लेकिन जा नहीं रही, और इस जंक्शन को अगर हम देखें तो करंट जा रही है, आ नहीं रही। अरे भाई खाली स्पेस है, इसमें करंट कूद के तो जाएगी नहीं। जबकि किरचॉफ का लॉ कहता है जितनी करंट आएगी जंक्शन पे उतनी करंट जाएगी, तो यहां किरचॉफ लॉ तो गलत होता दिख रहा। इस जंक्शन पे करंट आ रही लेकिन जा नहीं रही, इस पे करंट जा रही लेकिन आ नहीं रही। तो मैक्सवेल ने कहा ऐसा नहीं है, एक करंट डेवलप हो रही है जो इस प्लेट को छोड़ रही है और इस प्लेट में एंटर कर रही। और इस करंट को नाम दिया उसने डिस्प्लेसमेंट करंट, और इसे नाम दिया कंडक्शन करंट। उसने कहा डिस्प्लेसमेंट करंट तभी तक डेवलप होती है जब तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमने भी आपको पढ़ाया है कि किसी कैपेसिटर के थ्रू करंट तभी तक फ्लो करती है जब तक उसकी चार्जिंग चल रही है। जैसे ही कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है उससे करंट ज़ीरो हो जाती है। जैसे ही कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट ज़ीरो हो जाएगी, कंडक्शन करंट भी ज़ीरो हो जाएगी। इसमें कोई पूछने की बात नहीं। मनोज लिखें डिस्प्ले द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ displacement current was introduced by Maxwell when he studied conduction through capacitor। According to Maxwell, a current leaves one plate of capacitor and enters into the other plate of capacitor called displacement current। called displacement current।
चलो ये पहला पॉइंट लिख लो, ये पॉइंट नंबर 1 है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया, एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया और ये कहा कि एक प्लेट को छोड़ती है, एक प्लेट को एंटर करती है। नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट करंट डेवलप्स, displacement current develops in a region where electric field and hence electric flux is changing with time. Electric flux is changing with time and displacement current is given by epsilon naught d phi e अपॉन dt। यहाँ दोनों ही फ्लक्स यूज होंगे इस टॉपिक में, इसलिए फाई ई और फाई बी इस्तेमाल हम करेंगे। फाई ई फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई बी फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। तो उसने क्या कहा कि डिस्प्लेसमेंट करंट वहीं डेवलप होती है जहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं। ये कैसे आता है, अगर देखना चाहो इधर देखो, अलग से बताता हूं कि ये चीज आई कहां से। Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, फार्मूला तो याद रह गया होगा अब तक, इंटू V। एप्सिलॉन नॉट V अपॉन D इंटू A। V अपॉन D इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डिफरेंशिएट कर दो, dq अपॉन dt d फाई e अपॉन dt, और dq अपॉन dt क्या होता है, करंट होता है, I इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। तो ये कहाँ से आया ये भी हमने आपको बता दिया। Q इक्वल्स टू सी बी, कैपेसिटेंस का फार्मूला एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डिफरेंशिएट कर दिया, करंट लिख दिया। तो दूसरा पॉइंट लिख लिया आपने कि कहाँ डेवलप होता है, ऐसे रीजन में जहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। जल्दी लिखो। पॉइंट नंबर 3, डिस्प्लेसमेंट इज प्रिसाइजली इक्वल टू द कंडक्शन करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट एकदम इक्वल होती है किसके, कंडक्शन करंट के। बोथ समझेगा कौन कौन, डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट, बोथ आर इंडिविजुअली discontinuous but together they fulfill the condition of continuity। क्या बताने की कोशिश करी, देखो कंडक्शन करंट में हम क्या कह रहे थे, करंट आ रही है जा न रही, यहाँ कह रहे थे जा रही है आ नहीं रही। ऐसे डिस्प्लेसमेंट करंट में हम कहेंगे यहाँ पे जा रही है आ नहीं रही, आ रही है जा नहीं रही। लेकिन अगर इन्हें मिला दें
तो हम कह रहे हैं जितनी करंट आ रही है उतनी करंट जा रही है, जितनी करंट आ रही है उतनी करंट जा रही है। तो जो कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी है, कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी बिल्कुल वही है जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। तो अलग अलग अगर हम बात करें तो अलग अलग तो डिसकंटिन्यूअस है, एक आ रही है जा नहीं रही, एक जा रही है आ नहीं रही। लेकिन अगर इन्हें दोनों को एक साथ मिला दें देन दे फुलफिल द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, सिमिलर टू कंडक्शन करंट, सिमिलर टू कंडक्शन करंट, displacement current also shows all the properties like conduction current, for example heating effect, magnetic effect, etc. heating effect, magnetic effect, etc. नेक्स्ट पैराग्राफ से लिख ले, hence we can define displacement current as a current which comes into play into the region in which electric field and hence electric flux is changing with time. Electric field, hence electric flux is changing with time. नेक्स्ट हेडिंग डालें मैक्सवेल इक्वेशंस। मैक्सवेल इक्वेशंस, जैसा कि हम बता चुके हैं मैक्सवेल इक्वेशंस में मैक्सवेल की अपनी कोई भी इक्वेशन नहीं है। ये वो इक्वेशंस हैं जिन्हें मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया था। नंबर वन गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको पता है, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देख ले, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। स्टेटमेंट लिख लो, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times 1 upon epsilon naught times the net charge
विद इन द सरफेस। कोई नई चीज़ नहीं पढ़ा रहे, पहले बता चुके हैं। ब्रैकेट में एक लाइन लिख लें। एक लाइन और पूछी जाती है कभी कभी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही पूछ ली जाती है कि गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है। तो गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करती। क्या फॉर्म नहीं करती? क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करती। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कौन करती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नंबर 2, गॉस लॉ, ये गलत लिख गया था भाई, इसे सही कर लेना। बी डॉट डी एस नहीं था, ई डॉट डी एस, इसे करेक्ट कर लेना, जो भी मैंने लिख गया थोड़ा गलती से। सेकंड, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ये भी आपका पढ़ाया हुआ है। बी डॉट डी एस इक्वल टू 0, लेकर द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, the total magnetic flux through a closed surface is 0. Through a closed surface is 0. बाकी इसका कॉन्सिक्वेंस मैं बता ही चुका। क्या? मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, एक तो ये बता चुके थे। और एक ये भी कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप। नंबर 3, तीसरा जो है वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लिखा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फॉर्म इसकी थोड़ी अलग है, लेकिन चीज़ वही है जो मैंने पढ़ाई है आपको। देखें, हमने क्या पढ़ाया था? इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, फाई बी कर दिया मैग्नेटिक फ्लक्स। देखते रहना जरा। मैग्नेटिक फ्लक्स को लिख दिया बी डॉट डी एस, ए लिखा है बी डॉट डी एस। अब ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस ही तो लिखा है, इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन डी टी इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस। तो स्टेटमेंट वही है, स्टेटमेंट लिख लो। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is equal to is equal to the rate of change of magnetic flux with respect to time. Rate of change of magnetic flux with respect to time. फोर्थ इक्वेशन जो उन्होंने यूज की, इसमें थोड़ा सा करेक्शन किया था। मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुटल लॉ, मॉडिफाइड एम्पियर्स सर्कुटल लॉ, इसे मैक्सवेल एम्पियर्स सर्कुटल लॉ भी बोलते हैं। मैक्सवेल एम्पियर्स सर्कुटल लॉ।
वैसे हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ को पढ़ाया हुआ, क्या पढ़ाया, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई पढ़ाया है। मैक्सवेल ने कहा है आई के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट करंट भी होना चाहिए, और आई को नाम दिया कंडक्शन करंट। यही मॉडिफाई किया इन्होंने कहा सिर्फ कंडक्शन करंट नहीं, हो सकता है कहीं डिस्प्लेसमेंट करंट हो, कहीं दोनों हो, तो उसे आई सी प्लस आई डी लिखा। और आई डी को लिख दिया एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। देख ले, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along a closed loop is equal to mu naught times the sum of conduction current and displacement current threading through the closed loop, लिख लें सर। इन चार लॉज के साथ साथ उन्होंने एक इक्वेशन यूज की लॉरेंज फोर्स की। चार तो लॉ यूज किए और साथ ही साथ उसने एक इक्वेशन यूज की, कौन सी, लॉरेंज फोर्स। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्यू वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। तो टोटल फोर्स क्या होगा, दोनों को जोड़ दो, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस एफ मैग्नेटिक। क्यू बाहर ले लिया, ई प्लस वी क्रॉस बी। ई प्लस वी क्रॉस बी। तो मैक्सवेल ने चार तो लॉ यूज किया और एक लॉरेंज फोर्स की इक्वेशन यूज की। इन्हें पांचों को मिला के कहते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस। और इन इक्वेशंस के बेसिस पे मैक्सवेल ने कुछ थ्योरेटिकल रिजल्ट्स निकाले। तो लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ
मैक्सवेल इक्वेशंस। देखें, ऑन द बेसिस ऑफ दीज इक्वेशंस, on the basis of these equations, Maxwell predicted the following. Maxwell predicted the following. Number one, an accelerated charge. An accelerated charge is the source of electromagnetic wave. An accelerated charge is the source of electromagnetic wave. लगभग 2 महीने पहले की बात है, वहां हमने 3 शब्द कहे थे। रुका हुआ चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? तो रुका हुआ चार्ज प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता हुआ चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? तो हमने कहा था दोनों, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, क्योंकि चलता हुआ चार्ज क्या कंस्टिट्यूट करता है? करंट कंस्टिट्यूट करता है। और वहीं हमने कहा था ऑसिलेटिंग चार्ज या एक्सेलरेटेड चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? तो उसका आंसर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सबसे पहला तो इन इक्वेशन से प्रूव किया मैक्सवेल ने थ्योरेटिकली कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स होगा वो एक्सेलरेटेड चार्ज होगा। नंबर 2, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स can propagate through the space with the speed of light. With the speed of light. Number 3, electromagnetic waves are ट्रांसवर्स इन नेचर। 2 तरह की वेव 11th क्लास में बताई थी, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। तो इन इक्वेशंस के बेसिस पे उन्होंने प्रूव किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। और चौथी बात उन्होंने प्रूव की, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन नंबर 4, लाइट इटसेल्फ is an electromagnetic wave as it is transverse in nature and travel with the speed 3 into 10 to the power 8 meter per second in space. ठीक है, तो नीचे हेडिंग डालें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इस सब से फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या डेफिनेशन दी मैक्सवेल ने, तो लिखें electromagnetic waves are those waves in which there are साइनूसॉइडल शब्द पहले भी कई बार आ चुका है, in which there are sinusoidal variation of
sinusoidal variation of electric and magnetic field vectors, electric and magnetic field vectors at right angles to each other, right angles to each other, as well as at right angles, as well as at right angles to the direction of propagation of wave, as well as direction of propagation of wave। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन दी उन्होंने कि एक ऐसी वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर का साइनोसॉइडल वेरिएशन है, साइन ग्राफ जैसा वेरिएशन है, और डायरेक्शन क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, सारे एंगल 90 हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा टॉपिक थ्योरेटिकल है। अगर इक्वेशन लिखनी हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तो इक्वेशन वैसे लिखी जाएगी जैसे 11th क्लास में वेव की इक्वेशन लिखी जाती थी, y = a sin ओमेगा t माइनस 2πx अपॉन लैम्डा। यहाँ भी इक्वेशन कुछ ऐसी होगी, लेकिन यहाँ वेव की इक्वेशन नहीं होगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन अलग होगी और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन अलग होगी, लेकिन उसका नेचर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा पढ़ाया था 11th क्लास में। कोई सा भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने पढ़ाया था y = a sin ओमेगा t माइनस 2πx अपॉन लैम्डा। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो यहाँ E हो जाएगा, यहाँ E0 हो जाएगा। ओमेगा की जगह 2π अपॉन कैपिटल T लिख सकते हैं, या ओमेगा की जगह 2π न्यू लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को n की जगह यहाँ न्यू लिख देते हैं, n लिखना चाहो n लिख लो। तो इसमें कोई छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे कहेगा फ्रीक्वेंसी बताओ, वेवलेंथ बताओ, स्पीड बताओ। तो एक फार्मूला 11th में पढ़ाया था v = न्यू लैम्डा, वहाँ से स्पीड भी निकल जाएगा। अब स्पीड को यहाँ v की जगह c लिख देते हैं। तो कोई खास इसमें न्यूमेरिकल नहीं बनता, ये बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का टॉपिक है। जनरली ये आ जाता है, पूछ लेता है डिस्प्लेसमेंट करंट, या मैक्सवेल इक्वेशन पूछ लेगा, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एप्लीकेशन पूछ लेगा। ये भी लिख लो कहीं पे कि कभी कोई इक्वेशन दी हो, उससे कह दे फ्रीक्वेंसी निकालो, या कह दे वेवलेंथ निकालो, या कह दे स्पीड निकालो, तो इस इक्वेशन को कंपेयर कर लोगे, निकल जाएगा। इक्वेशन है वही है जो 11th क्लास में पढ़ाई थी वेव की, बस यहाँ y और a की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल में बहुत बड़े लेक्चर सक्सेसफुल नहीं रहते, बीच में न्यूमेरिकल होता है, एक आध तो चेंज आता रहता। तो फिलहाल हेडिंग तो डाल ही लें नेक्स्ट लेक्चर के लिए, वहीं से शुरू करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मेन जो डिफरेंस है, जो 11th क्लास में आपने पढ़ा, उनका नाम था मैकेनिकल वेव्स या इलास्टिक वेव, और ये पढ़ा रहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो किस चीज़ का है?
कि मैकेनिकल वेव बिना मीडियम के नहीं चल सकती। कौन सी वेव? मैकेनिकल वेव। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ये मेन डिफरेंस है 11th क्लास में जो पढ़ाया था मैकेनिकल वेव और अब जो पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मेन डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम आल्सो, मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। जैसे क्वेश्चन 11th क्लास में हमने बताया था आपको कि मून पे दो आदमी खड़े हैं, वो एक दूसरे को देख सकते हैं लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। क्या रीजन था इसका? मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं है तो मैकेनिकल वेव यानी कि साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी लाइट ट्रेवल कर सकती है। दूसरा, जो मैकेनिकल वेव है वो दो तरीके की होती हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसवर्स, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा ट्रांसवर्स है। ये दो डिफरेंस है मेन। बाकी तो सब इसकी प्रॉपर्टी हैं जो भी हैं, लेकिन अगर मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिफरेंस पूछा जाए तो एक डिफरेंस तो वो हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती और ये हमेशा ट्रांसवर्स होती हैं। जबकि मैकेनिकल वेव में क्या है कि मैकेनिकल वेव बिना मीडियम के ट्रेवल नहीं कर सकती और ये दो तरह की हो सकती हैं, ट्रांसवर्स भी हो सकती हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती हैं। मैकेनिकल का एग्जांपल क्या दिया जाता था? साउंड वेव, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस इन स्ट्रिंग, वाटर वेव्स। ठीक है, तो अब शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।